हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के। तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले की चीजें। तो वो सब आपने क्या करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को एंड तक देखना है। तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि एक्चुअली में इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी। और जो भी आपको डाउट आए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन दिस सेक्शन we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. तो इनकी यहाँ पे हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज है किसकी, कार्बन की, किस तरीके से वो रिएक्शन करता है ना, और क्या क्या प्रोडक्ट वो बनाता है। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे, कंबशन। कि कंबशन है क्या, अब हम ये समझते हैं। तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, CO2। ठीक है, हीट एंड लाइट। और जब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, वाटर, हीट एंड लाइट। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जब कोई एल्कोहल है, कौन सा है, देखो एक दो दो कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो कार्बन है तो क्या बोलोगे, एथ, है ना। और पीछे OH लगा हुआ है तो मैंने बोला था कि क्या लगाना है, ऑल, तो क्या बोलेगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या मिलता है आपको, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। राइट। तो ये कंबशन की तीनों रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। राइट। अगर कोई इनमें से जो भी रिएक्शन है बैलेंस नहीं है तो आप उसको अच्छे से बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है। तो most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning। तो इसके एग्जाम्पल है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जब मैंने बोला था कि यानी कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइट। तो ध्यान ध्यान रखना कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या करेंगे, क्लीन फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विल गिव येलो फ्लेम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो कैसी फ्लेम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि कैसी फ्लेम देखने को मिलेगी आपको, क्लीन और अनसैचुरेटेड, यानी कि जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स में लगे, कार्बन कार्बन के बीच में लगे हुए देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसी फ्लेम मिल रही है आपको, येलो। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। This results in a sooty deposit on the metal plate in activity। तो ये एक एक्टिविटी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी एक्टिविटी होती है ना उसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, मतलब अपने स्कूल की लेबोरेटरी में। ठीक है, क्योंकि भाई अपने पास तो लैब का ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, अगर कुछ होता तो मैं आपको सारी चीजें करके दिखा देता। बट आपने ये जरूर कोशिश करनी है कि जो भी आपके स्कूल में लेबोरेटरी है वहां पे जाके जो भी एक्टिविटी होती है NCERT के अंदर उनको आप कर सकते हैं। राइट। देखो यहाँ इस एक्टिविटी की बात कर रहा है,
तो जो जो इसने यहाँ पे लिखा है ना, ये सारी चीजें फॉलो करते हुए चलना, और आप वहां पे इसको कर सकते हो, राइट। अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि सिर्फ अपनी मर्जी चलाओगे तब बहुत ज्यादा आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट, mixture is one to give clean what flame, cooking vessels getting blackened. It means that the air holes are blocked. अगर मतलब आपको ना कभी जैसे घर पे जो आपके पास चूल्हा है ना, तो जैसे भाई गैस है, कनेक्टेड है ना, पाइपलाइन के थ्रू उससे गैस आ रही, आपने उसको जलाया, हम जलाने जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई चूल्हा ऑन कर लिया आपने, है ना। तो कभी कभी देखना कि जो उसकी फ्लेम है ना, वो आपको थोड़ी ऐसे मतलब जो नेचुरल रहती है उसके कंपैरिजन में डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा, कभी देखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके हॉल होते हैं ना ऐसे, जो उसके चूल्हे पे लगा रहता है ना ऊपर ऐसे, उसके जो होल है वो ब्लॉक्ड हो रखे हैं, ठीक है। अब वो ब्लॉक्ड हो रखे तो आपको जो फ्यूल जो देखने को मिल रहा है ना, जैसे वहां पे जल रहा है वो, तो आप देख पाओगे कि फ्लेम आपके बर्तन को भी क्या कर देगा, काला कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको ना साफ कर लेना है, क्योंकि वो क्या बन रहा है वहां पे ना, गैस बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, स्पेशली जो खाना बना रहा होगा, है ना। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि यार जो फ्लेम है उसका कलर डिफरेंट हो रखा है, ठीक है, जो नेचुरल है उसके कंपैरिजन में, तो आपने क्या करना है, पहले जो भी आपके पास चूल्हा है उसके जो वो लगा रहता है ना ऊपर से ऐसे छन्नी सी एक है ना, उस वो निकलता है अलग ऐसे, तो उसको में ब्लॉक्ड जो हो रखा है ऐसे, मतलब उसमें होल, उसको क्या करना है, सारे साफ कर लेने हैं, देन उसको यूज करना है। तो आप देख पाओगे कि जो भी प्रॉब्लम थी वो वहां से रिजॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. अब ये भी ध्यान रखना कि जो सल्फर और नाइट्रोजन है ना, जब हम बोलते हैं ना कि एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन में भी इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, सल्फर और नाइट्रोजन का। तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं एनवायरमेंट को, तो इनका सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। Have you ever observed either a coal or wood fire? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. अब मतलब आपने कभी देखना कि जैसे लकड़ी या कोयले को जब आप जला रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्लेम को आप चेक कर सकते हो। यू हैव सीन अबाउट दैट अ कैंडल और दी एलपीजी। तो एलपीजी गैस का तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बट इसी तरीके से आप कैंडल को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसकी जो फ्लेम है, या फिर स्टोव जो होते थे जिसमें मतलब या फिर केरोसिन ऑयल डलता है या पेट्रोल वगैरह, ठीक, तो स्टोव, उनकी भी फ्लेम आप चेक कर सकते हैं। हाउ एवर यू विल ऑब्जर्व द कोल और चारकोल इन एन एग्नाइटी, अंगीठी। तो अंगीठी अगर कोई आप में से हिली एरिया से बिलोंग कर रहा होगा, है ना, तो पहाड़ों में स्पेशली ठंड के टाइम पे अंगीठी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि कोल मतलब कोयले डाले जाते हैं या फिर चारकोल, है ना। तो उसकी जो फ्लेम है, तो आप देखोगे कि वो कैसे कलर की है, समथिंग सॉरी समटाइम जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। मतलब वो जल तो रहे होंगे, आपको कोई फ्लेम नहीं दिख रही, बट हीट आपको पूरी मिल रही होगी। कोयले में यही आपके, जब आप अंगीठी जलाते हैं ना तो उसमें कोयले लगाए, तो आपको फ्लेम नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और जब आप उन कोयलों को देखोगे तो रेड दिख रहे होंगे, है ना, मतलब जले हुए हैं, रेड दिख रहे होंगे, और आपको बढ़िया हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट उसमें कोई आपको फ्लेम नहीं दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, अब देखो इसने बोला यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। हमको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कि भाई अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऐसा नहीं। क्या होता था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है ना, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जो मैंने पहले बोला था वो किसका हो गया, रिडक्शन का। तो कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गए, यानी कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ आपने रिएक्ट ऐसा कर दिया, इसको हीट कर दिया तो कुछ और भी बन सकता है। तो क्या करना है, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, इसके प्रेजेंस में ही ये बनेगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको अल्कोहल देगा और बोलेगा कि भाई ऑक्सीडेशन करना है इसका, ठीक है, और जो ये है ना इसको यहाँ से सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये चीज देगा नहीं, और सीधा ये कंपाउंड दे दिया। तो आपको ध्यान रखना कि प्रेजेंस में यानी कि जैसे क्वेश्चन मार्क दिया तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखोगे, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, ठीक है। We see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent। यानी कि जो भी ये यहाँ पे हमने यूज किया है सब्सटेंस, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड्स। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, that is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होंगे ना जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट में अगर मैं क्या बोलूं कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है और हाइड्रोजन को ऐड, तो क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में नाम में देखो एड, एडिशन मतलब ऐड होने की बात कर रहा है, ठीक। तो अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, अब अनसैचुरेटेड अब आपको समझ में आ जाता होगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, क्योंकि सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड आता है सिर्फ, अनसैचुरेटेड जब भी बात हो रही होगी तो इसकी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chains, while animal fats have saturated carbon chain. अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसने एक वर्ड यूज किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना, ठीक है। कैटलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि वो रिएक्शन की जो रेट है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है, ठीक है, तो जो कैटलिस्ट आपने यूज किया तो उस रिएक्शन को क्या कर देगा, उससे कम टाइम में उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो ये कोई कंपाउंड है, आर आर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है CH3 ठीक। अब इसने बोला कि निकल कैटलिस्ट यानी कि Na, तो जो निकल होता है ये किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है, देखो सी इन जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स stating that some vegetables oils or healthy animal fat generally contain saturated fatty, तो ध्यान रखना, acids which are said to be harmful for health. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking.
अब जो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वही हम किसके लिए चूज करते हैं, कुकिंग, क्योंकि इससे पहले इसने क्या बोला कि भाई जो मतलब अनसैचुरेटेड और सॉरी सैचुरेटेड वाले हैं फैटी एसिड्स वो कैसे है, हार्मफुल फॉर हेल्थ है। तो जब वो हार्मफुल होंगे तो उनको हम यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। ऐसी चीजें हम क्यों खाएंगे जिसको हमको पता है कि मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सिंपल सी बात, हम तो वही चीजें खाएंगे ना जो हमारे लिए अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बहुत अच्छे से समझते हैं, चैप्टर 1 में भी थी ना सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, ये मीथेन है, क्लोरीन है, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, CH3Cl यानी कि क्लोरोफॉर्म, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम में सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाएगा, एक को हटाएगा। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही होता था, जैसे हमारे पास कोई एक कंपाउंड होता था तो भाई कॉपर सल्फेट है, आयरन ने रिएक्शन करी, कॉपर को बेचारे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद उसके साथ रिएक्ट कर लिया, जिसको हम ब्रेकअप रिएक्शन भी बोलते थे। कि मतलब अच्छी खासी चल रही थी, एक आया बंदा उसने पता नहीं क्या आग लगा दी, उनका ब्रेकअप करा दिया। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called substitution reaction because one type of atom or a group of atoms take the place of another. ठीक है, a number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन हुआ, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे चार थे पहले और यहाँ से हट गया, तो ये वन बाय वन होते रहते। कैसे, देखो अगर आपके पास CH4 था, अभी CH4 प्लस Cl2, ठीक, तो पहले इसने एक को रिड्यूस किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बना, क्लोरोफॉर्म CH3Cl। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये रिएक्शन कर रहा तुम्हारा Cl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो CH2Cl2 है, CH2Cl2 है, ये रिएक्शन कर रहा होगा किसके साथ, Cl2 के साथ। जब ये रिएक्शन करेगा तो देखो एक और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CHCl3। फिर अगेन जो ये CHCl3 है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ई वाला हाइड्रोजन भी रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CCl4, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सब में इसमें ऊपर जितने भी जो इसका माइनर कंपाउंड था वो क्या बना, HCl, यहाँ पे भी HCl। ठीक है, इधर सब जगह। तो आप देख पा रहे होंगे जो इसने बोला कि वन बाय वन इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करता है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपके पास जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोरीन। ठीक, और जो आपका माइनर कंपाउंड है उसका नाम क्या है, एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज वर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने मेरे को बताने हैं। आपने अगर इससे पहले जो भी मैंने अभी पढ़ाया वो अच्छे से समझा होगा तो आप इसके आंसर इजीली दे पाओगे, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे, सीधी बात। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो देखते हैं इसमें, तो पहले आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल।
एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यानी कि जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें इथेनॉल प्रेजेंट होता है। स्पेशली जो भी आप वाइन या फिर जो भी टाइप की दारू आप पी रहे हैं, है ना, मतलब देखते हैं कि हाँ भाई मार्केट में उसमें आपको अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में कौन सा इथेनॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और ये मेडिसिन में भी यूज होगा। जैसे आपने कभी सिरप पिया होगा, खांसी के लिए होता है ना, तो उसके अंदर भी क्या डलता है, एल्कोहल होता है। कौन सा वाला, इथेनॉल। सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंड मैनी टॉनिक्स। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। जो इथेनॉल है ये वाटर में भी सोल्यूबल होता है। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल causes drunkenness, even though the practice is condemned. It is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads many health problems. यानी कि आपने देखा भी होगा कि जो लोग डेली दारू पीते हैं, ठीक है, उनका पेट आगे आ जाता है, सब बढ़ेगा। क्यों? उनका जो लीवर होता है ना, वो डैमेज होना शुरू कर देता है। तो अगर कोई लार्ज अमाउंट में इसको कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल को, तो उसको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। मतलब जब तक यंग है या फिर 40-45 एज में है तो पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे जैसे 45 प्लस होने लग गए, है ना, तो जो भी लोग दारू पीते हैं उनको आप देखोगे कि उनका पेट बहुत आगे आ गया होगा, है ना, और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो चुके होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से बचना है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास इथेनॉल है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बना देता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना देता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द evolution of hydrogen with ethanol. The other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metals? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, और उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन। यानी कि आपके पास क्या है, इथेनॉल था और इसको आपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या किया, मतलब इसके प्रेजेंस में हीट किया, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया, देखो एक दो दो कार्बन है और मैंने बोला डबल बॉन्ड है तो क्या लगता है, इन, तो क्या बन गया, एथीन। ठीक है। और वाटर, द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिग्रेडेड एज अ डिहाइड्रोजनेट एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये क्या काम करता है, इसमें से वाटर को रिमूव कर देता है, किसमें से, इथेनॉल में से। तो आपके पास क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, एथीन। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू अल्कोहल्स आफ्टर लिविंग विंग्स। तो ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में है, आप देखिएगा कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। तो इथेनॉल कंजम्पशन से क्या क्या हो सकता है, नर्व सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आपको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करने से बचना चाहिए। दूसरा इसने बोला कि अल्कोहल एज अ फ्यूल, क्या हम अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं क्या, है ना। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
into chemical energy. Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol, ethanol. Some countries now use alcohol as a additive in petrol since it is a cleaner fuel, which give rise to only carbon dioxide, water on burning insufficient air oxygen. तो बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में तो नहीं है पर दूसरी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पेट्रोल के साथ मिक्स करके वो किसी तरीके से मतलब यूज करते हैं, बट इंडिया में तो नहीं करते हैं फिलहाल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब जो इथेनोइक एसिड है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। और अगर इसका 5 to 8% हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका नाम हम विनेगर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी कि 5 to 8% सॉल्यूशन अगर है तो क्या है? विनेगर। टिक यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं किसमें? पिकल्स में। जो भी आपने मतलब अचार आपके घर में बनता होगा उसमें आप देख रहे होंगे कि विनेगर का यूज होता ही होता है। क्यों होता है? एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो रहता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एसिडिक एसिड या फिर आप कह सकते हैं इथेनोइक एसिड को यूज करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर इथेनोइक एसिड इज, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गिव अ राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो देखो एक नाम और मिल गया, बट ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब बोलना है? जब ये क्या होता है? फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर, और वो भी कैसे क्लाइमेट में? कोल्ड क्लाइमेट में। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड carboxylic acids. The group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acid are weak acids. ठीक है, तो क्योंकि एसिड्स में भी आप देख पा रहे होंगे ना कि बहुत सारे एसिड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे कैसे होते हैं? वीक। तो जब हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एसिड्स वीक होते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन देखते हैं। यानी कि इथेनोइक एसिड अगर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? ईस्टर। और ये कैसा रहता है? रिवर्सिबल, यानी कि ईस्टर से हम वापस इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल बना सकते हैं। अब जनरली ईस्टर्स आर स्वेट्स स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। तो ध्यान रखना, जो ईस्टर है परफ्यूम में यूज होता है, जो भी आप परफ्यूम यूज करते हैं, एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap. Soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. देखो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये तो ठीक है कि इसके यूज आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, परफ्यूम में कर दिया आपने, ट्रीटिंग विद सोडियम कार्बन हाइड्रोक्साइड में कर दिया, है ना। बट जो आपके पास साबुन है, जो भी साबुन है ना, उसमें क्या है कि भाई सोडियम और पोटेशियम की क्या है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो चेन है वो कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग चेन। अब इसके ऊपर हम, जैसे आपने कभी सोचा होगा कि यार मतलब जो भी मेल है, मतलब ऐसा कुछ रहता ना कि हमारे हाथ गंदे हो रखे हैं, है ना, उस और हम साबुन से धो रहे हो और वो सारा हट जा रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है यार? है ना? ऐसा क्या मिला दिया हमने उसमें कि जो भी हमारे हाथों में या फिर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम धोते हैं, है ना, तो मतलब कैसे जो भी उसमें
इम्प्योरिटीज रहती है ना, या डस्ट लग जाता है, वो डस्ट कैसे रिमूव हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ईस्टर है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो अल्कोहल और सोडियम एसीटेट बन जाएगा वापस। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अ बेस लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट सोडियम इथेनोएट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। यानी कि सोडियम इथेनोएट या फिर आप क्या बोल सकते हो सोडियम एसीटेट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नाम एक ही कंपाउंड का ही है। एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई और आपके पास ये बन गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान भी रखना है कि इनके नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्या बोलेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सोडियम एसीटेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स टू गिव rise to a salt, carbon dioxide and water. The salt produced as commonly called sodium acetate। मतलब जब आपके पास इथेनोइक एसिड है और वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता है तो आपको देखने को मिल रहा है क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट और Na2 प्लस CO2। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो तब भी यही कंपाउंड बन रहा है। और यहाँ पे देखो H2O और CO2, तो इनकी अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं तब भी आपके पास वही कंपाउंड मिल रहा है, कौन सा, सोडियम, सोडियम एसीटेट, है ना। और जब आप CH3COOH की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, तब भी सेम कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे आप। इसने बोला हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सब चीजें हमने अभी ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। तो आपने जो भी आपने समझा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बताने हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आया आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद हो गया होगा, सोडियम एसीटेट, है ना, CH3COONA। नेक्स्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। देखो Na पॉजिटिव ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कि ये क्या है, यही हो जो कपड़ों में मेल लग गया, है ना, कि भाई गंदा हो गया। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, इस इस तरीके से देखो ये जो चेन बन रही है, तो इस जो यहाँ पे वो ये ड्रॉपलेट्स है इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है क्या चीज ये। This activity demonstrated the effect of soap in cleaning. Most dirt is oily in nature, and as you know, oil does not dissolve in water। मतलब ये बात सबको पता है कि आप ऑयल को कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि आपने क्या किया, अपने घर में कढ़ाई में या फिर अपने एक थाली में या कटोरे में क्या करना, पानी भरना और उसके ऊपर एक ड्रॉपलेट ड्रॉप करना, किसकी, ऑयल की। ठीक है, तो आपको देखने को मिला कि जो आपने एक ड्रॉप डाली थी, है ना, वो उसमें मतलब ऐसे चलते हुए देखने को मिलेगी, वो मूव मूव कर रही होगी पानी के ऊपर, ना कि उसमें डिजोल्व हो रही होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो डर्ट मतलब जो भी लगे रहते हैं हमारे कपड़ों पे, है ना, वो पूरी तरीके से
मतलब ऑयली भी नहीं है बट ऑयली नेचर उसमें होता है, ठीक है। मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि एक दो, मैक्सिमम में होता है। The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. Sorry. The ionic end of soap interact with water. यानी कि जो भी इसके आयोनिक एंड होते हैं ना, वही क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, और जो कार्बन चेन होगी वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ऑयल के साथ। द सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज मिसेल्स, तो आपने अभी जो फिगर देखा था वो आपको बनाना है, और यहाँ से आपको मिसेल्स की डेफिनेशन भी मिल गई। मैंने यहाँ पे सारा अंडरलाइन कर दिया है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो भी आप कर रहे होंगे जब आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका सारा जो भी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ सब एनसीईआरटी से ही है ना। आप अपनी एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रहे हैं, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप भी साथ में अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपका टाइम बच जाएगा और वहीं से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, राइट। और आप चाहो तो अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। Where one end of the molecules is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This forms an emulsion in the water. The soap missiles this thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. तो कुल मिला के बात ये क्या कर रहा है कि भाई जो ये चेन है ना, अब कार्बन किसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, तो उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि जो भी वहां पे डस्ट पार्टिकल्स है उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है। तभी तो हम बोलेंगे कि कपड़े धुल गए भाई। अगर वो रिमूव ही नहीं होता तो हमारे कपड़े जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो हम धोएंगे क्यों, ठीक है। इसीलिए हम साबुन या सर्फ का यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। आप इसको और डिटेल में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिसेल्स क्या है, यहाँ पे सॉप्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में प्रॉपर ये फिगर बना रखा है। जो हमने अभी पढ़ा वो भी इसी से रिलेटेड था, बट अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि रहते ही है, एक टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो जो भी ये बॉक्स में क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। बच्चों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, सारा एनसीईआरटी से ही होता है। 10th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी से बाहर बहुत रेयर है, नहीं आता है। तो आपको एनसीईआरटी तमीज से पढ़ लेनी है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। अब आपने इस चैप्टर को पूरा समझा होगा, जाना होगा कि क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स थे, है ना। किस तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इसमें केमिकल रिएक्शंस है, आईयूपीएसी नेम कैसे है ना, किस तरीके से उनकी नेमिंग करते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी होगी स्पेशली आईयूपीएसी नेम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक वो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने बेसिक बेसिक चीजें तो बता दी थी कि मेथ एथ प्रॉफ कब, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बट उस पर ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे को और प्रैक्टिस चाहिए, मतलब वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं उसके ऊपर एक अलग से क्या कहते हैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर स्पेशली आईयूपीएसी नेम ही आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, बट लाऊंगा तभी जब आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, ये किसके बेसिस पे है, जो भी हमने ऊपर टॉपिक्स पढ़े उन्हीं के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। तो आप इस एक्सरसाइज को, इसमें एमसीक्यूज भी है और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है, आप इसको खुद से लिखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी कि आपने जो जो पढ़ा क्या उसको आप खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किसका आंसर कहाँ पे है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। बने रहिए नॉलेज स्प्राउट के साथ इसी तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आपके 10th के साइंस का, उसमें हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बायो। ठीक है, फिजिक्स के भी जो भी टॉपिक्स है सारे यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे आपको। तो आपने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से समझे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करिए, औरों को भी बताइए कि नॉलेज स्प्राउट नाम से चैनल है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।